सिटी ऑफ एलिमेंट्स की बहुत सी बातें कहूंगा। आज डेट है हमारे पास 24 नवंबर 2020। जब हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी की, पीरियोडिसिटी है रेगुलरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज या रेप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इन अ टेबुलर फॉर्म। मतलब खुसूसियात का दोहराए जाना एक खास वक्फे के बाद, खसलतों का, प्रॉपर्टीज का दोहराए जाना, रेप्लिकेट होना, वापस से रिपीट होना एक खास वक्फे के बाद एक टेबल के अंदर क्या कहलाती है? पीरियोडिसिटी। क्या कहलाती है? पीरियोडिसिटी। अच्छा जनाब, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कुछ लिखिएगा नहीं, सब कुछ लिखा हुआ पता है आपको। The regularity of properties after a certain interval, एक मखसूस वक्फे के बाद, in a tabular form is called periodicity। अब इस जुमले से, इस लफ्ज से डरने की जरूरत तो नहीं है ना, केवल पीरियोडिसिटी सुना और घबराना शुरू हो गया, पता नहीं क्या चीज है पीरियोडिसिटी। सादे अल्फाजों में समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या इस पैटर्न में पीरियोडिसिटी है? हैं? अच्छा चलें फिर ऐसे कर लेते हैं। क्या इस बड़े नंबर में पीरियोडिसिटी है? सोच के बताएं, क्या कोई चीज रेप्लिकेट हो रही है, रिपीट हो रही है? क्या रिपीट हो रहा है? 2। अच्छा, वैसे 4 तो रैंडमली रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर 2 को देखें तो खास पैटर्न पे रिपीट हो रहा है। हर 3 डिजिट्स के बाद मैंने 2 लिखा है। देखिए ये है पीरियोडिसिटी। समझाने चाह रहे हैं, जरूरी नहीं सिर्फ पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिसिटी हो, और जगहों पे भी पीरियोडिसिटी पाई जा सकती है। इसी तरह यहाँ हर 2 नक्शों के बाद एक ट्रायंगल मौजूद है। अगर ऐसे काउंट करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह सर्किल के अंदर। बात समझ में आ रही? इसका मतलब चीजों का दोहराया जाया जा सकता है, पर केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में पीरियोडिसिटी क्या है? यह है दरहकीकत पीरियोडिक टेबल जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि एलिमेंट्स को अरेंज करने की जरूरत क्यों पेश आई? 210 साल पहले, 250 साल पहले एलिमेंट्स की डिस्कवरीज जारी और सारी थी। इसमें हीलियम, लिथियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ईट्रियम, मोलिब्डेनम, प्लेटिनम, प्लेडियम, रोडियम, सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड, लेंथेनम, बहुत सारे एलिमेंट्स है। पढ़ते हैं सही। केमिस्ट्री की एबीसी है। क्या है केमिस्ट्री की एबीसी? अगर ये ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना तो आगे चल के बड़े नुकसान आते। सही है। तो सिंबल्स तो कुछ कुछ सिखा दिए गए हैं आप लोगों को, आपके लेवल पे भूलना नहीं है। ये वर्ड में दोबारा ना सुनो, ठीक है? जितने एलिमेंट्स आपको लिखवाए गए कम से कम वो तो आपको याद हो, वो तो आपको पता हो। बाकी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एक पीरियोडिक टेबल का नक्शा देखने वाले हैं कि पीरियोडिक टेबल किस तरह वजूद में आया, क्यों एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। क्योंकि एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो रहे थे, इंसानों को मालूमात हासिल हो रही थी कि हर लोहा, हर धात एक जैसी नहीं होती, हर नॉन मेटल एक जैसा नहीं होता, हर गैस एक जैसी नहीं होती। तो फिर इनको आइडेंटिफिकेशन के लिए, इंसानों को समझाने के लिए एक जगह लिखकर महफूज करना और इनका एक पैटर्न जनरेट करना बहुत जरूरी था। समझ आ रही है बात? इसी बिहाफ पे इनकी खुसूसियात, इनकी प्रॉपर्टीज, आया वो फिजिकल हो या केमिकल हो, देखते हुए
उनके इलेक्ट्रॉन्स के एटम के अंदर भरने की सलाहियत को देखते हुए उन्हें एक जगह अरेंज किया, पूरी हिस्ट्री। समझ आ रही है बात? जिसे आज के दौर में हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। ये बात सबको समझ आ रही है? और पीरियोडिक टेबल जिस फिनोमिनन पे डिपेंड करता है वो क्या है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी है क्या, रेगुलरिटी, रेप्लिकेशन, रिपीट होना, प्रॉपर्टीज का, खुसूसियात का, आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल, एक खास वक्फे के बाद। सही है? इसका मतलब हम इस चैप्टर के अंदर पीरियोडिक टेबल को तमीज से पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सही है? कुछ लिखे नहीं अभी, मैं स्पेस छोड़ूंगा ना तो बात समझाऊंगा। भाई एक नक्शा बड़ा मशहूर मारूफ है जो अक्सर आप देखते हो। सही। इस नक्शे को आज के एतबार से क्या कहा जाता है, पीरियोडिक। सुना होगा ना सब, ऐसे ही। पीरियोडिक टेबल में दो चीजें मेन है, आज के लिहाज से बता रहा हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में दो चीजें बड़ी अहम है, वो क्या, वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल कॉलम कहते हैं लंबी कतारों को। समझ आ रही है? तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें कहा जाता है ग्रुप। क्या कहा जाता है, ग्रुप। The vertical columns present in the periodic table are termed as groups. और चपटी कतार यानी हॉरिजॉन्टल रोज। सही है? यानी एक तो आपने ऊपर से नीचे की जानिब पढ़ना है पीरियोडिक टेबल को, और एक आपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ की जानिब पढ़ना है, लेफ्ट टू राइट की सबसे। ठीक है? हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स। क्या कहते हैं, पीरियड्स। अच्छा, वर्टिकल कॉलम के लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ऊपर से नीचे की जानिब पढ़ते हैं हमेशा पीरियोडिक टेबल। ठीक है? और यहाँ हम वर्ड यूज करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की जानिब। दो तरीके से पीरियोडिक टेबल पढ़ा जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है? फिर मेनली पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर फैमिलीज। एक है फैमिली ए और दूसरा है फैमिली बी।
सही है। ये जो पूरा बीच वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, ये है फैमिली बी, और इस फैमिली बी को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है? ये सब के सब मेटल्स होते हैं, लिहाजा इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स। और मेटल्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, यानी हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करके हम क्या बनाएंगे? ब्लैंक फेसेस क्यों रहते हैं? सन्नाटा क्यों हो जाता है? क्या मैंने गलत बात पूछ ली कुछ? जो एटम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो क्या बनाएगा? आवाज जोर से निकालें। पूरा रिदम बिगड़ जाता है बेटा पढ़ाते पढ़ाते। बातें समझ आ रही? मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं? आवाज नहीं आई। चार्ज क्या होता है इनपे? पॉजिटिव। ये बात समझ में आ गई? मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहते हैं? वो लूज करते हैं। क्या लूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन। जबरदस्त। और उनपे चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? कहानी आगे बढ़े। तो पीरियोडिक टेबल में मेजर कितनी फैमिलीज हैं? दो। कौन कौन सी? ए एंड बी। फैमिली बी क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स। यहाँ सबके सब कौन होते हैं? मेटल्स। ये बात समझ में आ गई? और जो फैमिली ए है वो कहलाते हैं रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट्स। हम ज्यादातर आपके कोर्स कंटेंट में इन्हीं की बात करेंगे। फैमिली ए क्या कहलाती है? रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट्स। ये बात समझ में आ रही? आप जो पीरियोडिक टेबल देखती है ना वो मेंडलीव का है। सही है? हाँ ठीक। कहानी आगे बढ़ा। मैं चैप्टर को उल्टा पढ़ा रहा हूँ। पहले मैं आपको मॉडर्न नॉलेज बता रहा हूँ कि आजकल के पीरियोडिक टेबल क्या है, फिर वो कैसे वजूद में आया, वो डिस्कवरीज जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा ये पहले ये था, अभी ये। बात समझ आई? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? तो फैमिली बी का नाम क्या है? या मेटल्स। और फैमिली ए का नाम क्या है? ये बात समझ में आ गई? फिर ये फैमिलीज फर्दर डिवाइडेड हैं अपने अपने ग्रुप्स में, यानी वर्टिकल कॉलम्स। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। वो कैसे? ये कहलाता है ग्रुप 1 ए, ये कहलाता है ग्रुप 2 ए। फिर गैप आता है क्योंकि बीच में बी फैमिली मौजूद है, रोमन में लिखेंगे हमेशा से। तो ये क्या कहलाएगा? ग्रुप 3 ए। इसके बराबर वाला क्या कहलाएगा? 4 ए। इसके बाद वाला 5 ए, फिर 6 ए, और फिर 7 ए, और लास्ट में 8। ठीक है। इसी तरह फैमिली बी, रोमन में लिखेंगे इन्हें भी। ये कहलाता है ग्रुप 1 बी, ये कहलाता है ग्रुप 2 बी। यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इसकी वजह आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगी जब आप पढ़ेंगे। ठीक है। ये कहलाता है ग्रुप 3 बी, ये कहलाता है ग्रुप 4 बी। मैं बी नहीं लिख रहा हूँ ज्यादा, आप समझ जाएंगे बी ही है, फैमिली बी है। सही है, जगह नहीं है वैसे। इसके बराबर वाला क्या कहलाएगा? 5 बी। इसके बराबर वाला क्या कहलाएगा? 6। फिर क्या कहलाएगा? 7। अब ये 3 ग्रुप्स को मुश्तमिल कहलाएगा पूरा का पूरा। और एलिमेंट्स होते हैं इनमें, क्या कहलाता है ये? 8। सही, एलिमेंट्स ज्यादा होते हैं इसमें, 3 कॉलम कवर करते हैं। लिखने का तरीका और कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। इसका एक और वैलिड आंसर है, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझाने की। तो इसका मतलब टोटल कितने वर्टिकल कॉलम्स मौजूद है पीरियोडिक टेबल में? पहले तो फैमिलीज कितनी मौजूद है जल्दी बताएं। कौन कौन सी? ए एंड बी। ए इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 8 पार्ट्स फ्रॉम 1A to 8A, and B is also divided into further 8 parts from 1B to 8B.
and 8b is further subdivided into 3 columns which is for group 8b. ये बात समझ में आ रही? ठीक है, इसका मतलब टोटल कितने वर्टिकल कॉलम्स हो गए? हाँ, कितने हो गए? 16। लेकिन आपने गलती कर दी, 8b के तो फर्दर 2 कॉलम और हैं, तो कितने हो जाएंगे? 18। उन्हें 16 चाहिए, पर क्योंकि ग्रुप 8b के 2 कॉलम मजीद हैं, टोटल कितने ग्रुप्स हैं पूरे प्रोडक्ट टेबल में? 18। तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में टोटल कितने ग्रुप्स हैं बच्चों? 18। ये बात सबको समझ आई? आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। जब भी बाज़ औक़ात इन्हें काउंट करके इस तरह लिखा जाता है, जो ग्रुप 1A है उसे डिजिट में सिर्फ ग्रुप 1B कहते हैं। जो ग्रुप 2A है उसे डिजिट में सिर्फ क्या बोलते हैं? ग्रुप 2। जो ग्रुप 3B है, ग्रुप 3B 9 से काउंटिंग कर रहे हैं, उसे डिजिट में सिर्फ क्या बोलते हैं? ग्रुप 3। जो ग्रुप 4B है वो क्या कहलाता है? ग्रुप 4। 5 6 7 8 9 10। जो वर्टिकल कॉलम में ग्रुप 8 9 10 है ना, वो दरहकीकत रोमन में क्या है? ग्रुप 8B। ये काउंटिंग बता रहा हूं, ठीक है। 1B क्या कहलाता है? ग्रुप 11। 2B क्या कहलाता है? ग्रुप 12। 3A क्या कहलाता है? ग्रुप 13। ये 14, ये 15, ये 16 17 एंड ग्रुप 8। समझ में आई बात? टॉप टू। इसका मतलब अगर मैं फैमिली ए की डिजिट वाइज बात करूं तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 डिजिट में बात कर रहा हूं, सही है। रोमन में बात नहीं कर रहा हूं, 1 A 2 नहीं कह रहा हूं, सिर्फ ग्रुप 1 और 2 कह रहा हूं। ग्रुप 1 2 और 13 से लेके 18 तक ये फैमिली ए के मेंबर्स हैं। इसी तरह ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक फैमिली बी के मेंबर्स। ये बात याद रहेगी सबको? याद रहेगी ये बात? फिर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज की, चपटी लाइनों की। पूरे मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इन्हें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यार एक बात सबको समझ में आ रही? ये जो यहाँ मैंने स्टार्स बनाए ना, स्टार्स, इनके कुछ 14 एलिमेंट्स जो कि लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये समझे? ड्रॉर है, ड्रॉर। ड्रॉर ओपन करते हैं, अंदर चीजें पड़ी होती है ना। तो अगर मैं ये वाली ड्रॉर ओपन करूंगा ना, LA लिख देता है यहाँ पे, लेंथ से, तो उसके अंदर जो 14 एलिमेंट्स की सीरीज निकलेगी, आप काउंट कर सकते हैं 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। इसी तरह एक्टिनाइड्स के, एक्टिनियम, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के अंदर फर्दर 14 एलिमेंट्स होते हैं। अब बुक तो खोल के बेटा अंदर ऐसे लिखने से रहे, तो इन्हें नीचे लिख देते हैं। बात समझ में आ रही? लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स सबको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ये सीखा कि आज का जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है, जो कि प्रोडक्टिविटी फॉलो करता है, इसमें एलिमेंट्स अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं। हाँ
हाँ जनाब, कहानी आगे बढ़ा। तो हम ये कह रहे थे कि जो आपका प्रोडक्ट टेबल है ये मेनली डिवाइडेड है दो फैमिलीज में, ए एंड बी। फैमिली ए कहलाती है रिप्रेजेंटेटिव एंड टिपिकल एलिमेंट्स, फैमिली बी कहलाती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो फैमिली ए है ये फर्दर 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिन्हें वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं यानी ग्रुप्स। फैमिली बी भी फर्दर 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिन्हें वर्टिकल कॉलम्स कहते हैं, पर ग्रुप जो 8b है इसके अंदर 8b वो फर्दर 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए 18। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो गए मॉडल पीरियड टेबल में 7। यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, कहानी मजीद आगे बढ़ाते हैं। इस चैप्टर में फिर हम पढ़ने के हवाले हैं बेसिकली छोटी सी हिस्ट्री है। डॉबेरिनर का लॉ ऑफ ट्राइड है, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव है, लॉथर मेयर्स क्लासिफिकेशन है, मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल है, रेक्टिफिकेशन इन मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल है, मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है और इसमें मौजूद जितने भी ग्रुप्स हैं खास तौर पे ग्रुप ए, वन बाय वन करके इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है और ग्रुप बी की जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। यहाँ पे ये चैप्टर हो जाएगा 1। बातें समझ में आ रही? ठीक है। अब ग्रुप 1A में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? उनमें हाइड्रोजन को रखा जाता नहीं है, पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एचसीटी, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ग्रुप ए यहाँ हीलियम है, ऑफ्नियम आपके पास है, मॉलिब्डेनम है, रोडियम है, प्लेटिनम है और रीथियम है, फिर आपके पास प्लेडियम है, फिर आपके पास कैडमियम है। ऑनवर्ड्स एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनका तस्करा नहीं कर रहे। आपने फिलहाल ग्रुप ए को फोकस करना है आपके कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट वेरिएट हुआ, आप थोड़े बड़े हुए तो आपको पता लगेगा ग्रुप बी भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ सकता है। बातें समझ में आ रही हैं? तो ये काम की बातें नोट डाउन कर लें, सही है? उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं बकायदा से चैप्टर का आगाज। बच्चे कह रहे हैं
हाँ तो बच्चों क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जरूर बढ़ेंगे बेटा, वो तो सुनते नहीं हैं, जल्दी करें ना। वाले साहब है ना, घर पे पहुंचे हैं, आप टाइम पे देख लीजिएगा। सही है सर? अच्छा अच्छा, वो भी तक पहुंचे 10 मिनट पहले, तो मेरा तो आपको बता सर, वो आप राब्ता कर लीजिएगा मेरे साथ, मेरा सबको लगा दीजिएगा क्योंकि हमें ना शक्ति मारा जिससे मैं आपसे ये कह रहा जी हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, तो वहाँ हिसाब से आप राब्ता कर लीजिएगा, तो किसी काम के लिए मुझे और कहीं लिख लीजिएगा, वही काम 1-2 घंटे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, मतलब हमारे पास टाइम ना, हमारे पास टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, हमें अभी शिफ्टिंग भी करनी है, अब हम लोग ऑफिस जाते हैं, और अब ये वाला काम निपटा देंगे ना, फिर हम बाकी काम सफाई वफाई में लग जाएंगे एकदम बड़ा सा। ये है सर, सही है। हाँ सही है, ठीक है, लेकिन हम लोग ना राब्ता कर लेंगे, जो खासतौर पर किसी काम के लिए पहुंच जाए ना, मतलब वो भी नहीं आता ऐसा, उनसे राब्ता करना है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हो गया अभी जी, पूछे बेटा, नहीं पूछे हमारे घर चैप्टर नंबर 2 ये रिवाइज करनी है, इससे याद आया बोल लिखो वाला हमारे घर क्या आपने सीखा था कि आपने नहीं सीखा? सीखा था सर, हमारे घर को और करें सारे समझ नहीं आ बेटा, अब जरा सवाल पढ़ेंगे ना खूब जोर से पढ़ेंगे। और then mask के माइंड लेवल मास्क दिया होता है आपके बोलने का मास्क दिया गया है और आप अपनी सोसाइटी की मोर और मास्क मतलब आपने पहले दिए गए मास्क के मोड में बैठ किया, फिर वो लिख लगाइए, ये शिकायत है दूसरी क्लास में याद आ रहा है, कोई मोड में मोनियम इंट्रोड्यूसेस टू मोड ऑफ आप जो बोल के कह रहे हैं मेटल रबर टू डिवाइड बाय 4 में बोल रहा है इक्वल नहीं ऑफ सर्किट समझ आया ठीक है, तो वो अंदर जा रहा है कि एक का मास दिया है उसकी वजह से दूसरे का मास है। कहानी आगे बढ़ाए बच्चों। बेटा अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में बाकायदा से कुछ ग्रुप्स की और कुछ फैमिलीज की। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। हाँ भाई, हाँ भाई, तो अब हम बाकायदा से बात करने वाले हैं
इस पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री की। ये जो आज के पीरियोडिक टेबल हम देख रहे हैं जिसमें ग्रुप्स और पीरियड्स हमें समझ में आ रहे हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स हमें समझ में आ रहे हैं, ये किस तरह वजूद में आए और क्या इनकी हिस्ट्री रही। आइए चले ना, अब हम बात करने वाले हैं, वैसे तो बहुत सी चीजें चल रही थी मार्केट में, लेकिन डॉबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड, इसे लॉ ऑफ ट्राइएड क्यों कहते हैं? डॉबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड। ठीक है, मिस्टर डॉबेरिनर ने पहली बार ये ऑब्जर्व किया क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम तीन एलिमेंट्स को कंपेयर करें और अपर वन और बॉटम वन एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस का तस्करा करें, तो कहते हैं अगर हम किसी ट्राइएड में यानी तीन एलिमेंट्स के ग्रुप में, ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स को उन्होंने क्या नाम दिया? ट्राइएड। ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स को इन्होंने नाम दिया ट्राइएड का। तो लिथियम का एटॉमिक मास हमारे पास होता है 7, पता है सबको ये बात? पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है हम सबके पास? कहा इन्होंने कि the sum of in a group of triads, the sum of other two elements with the average atomic mean gives you the atomic mass of the middle element। मतलब 39 plus 7 कितना हो जाएगा? 46 को 2 से डिवाइड करें आंसर क्या आएगा? 23। और सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 23। बात समझ में आई? तो उन्होंने कहा अगर हम तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाएं जिसे हम ट्राइएड कहें और उसमें ऊपर वाले एलिमेंट का मास हमें पता हो, नीचे वाले एलिमेंट का मास हमें पता हो, हम उन दोनों के एटॉमिक मास का एवरेज एटॉमिक मीन लें, तो हमें ट्राइएड के अंदर जो मिडिल एलिमेंट है उसका क्या मिल जाएगा? एटॉमिक मास। ये एक बहुत बड़ा शाहकार था और एक पहला, वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे लेकिन ये पहला प्रोमिनेंट स्टेप था जो वाज़ेह था कि भाई एलिमेंट्स बहुत सारे जमा होते जा रहे हैं जो इनमें एक जैसी खसलतों वाले हैं, उनको अलग करो, पहली फुर्सत में अलग करो। समझ आ रही है बातें? यही काम इन्होंने और ग्रुप्स के साथ भी किया, और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के साथ भी किया। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। इसका कितना होता है? 127। ऐसा ही है, अगर मैं 35.5 को ऐड कर दूं 127 में और डिवाइडेड बाय 2 कर, जल्दी बताएं आंसर क्या है? 127 प्लस 35.5 कितना है? 162। ये 162 कैसा आएगा? 0.5 से 2.5 आएगा ना? हाँ, डिवाइड बाय 2 क्या आंसर आ रहा है जल्दी बताएं? 81.5। यस सर, 0.5 ज्यादा ले 81.25। हां 81.25, 126.6। हाँ वो मॉडरेट है, मॉडरेट लिया है, तो अराउंड जो इसका मास निकलता है वो 81 या 80 पॉइंट समथिंग निकलता है ब्रोमीन का। बात सबको समझ आ रही है? ठीक है जनाब। तो इसका मतलब एक अच्छा स्टेप लिया मिस्टर डॉबेरिनर ने। उन्होंने कहा इन अ ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट is the average atomic mean of the other two elements। average atomic mass या average atomic mean का मतलब जितने मासेस ऐड किए हैं, जितनी क्वांटिटी उसको डिवाइड बाय क्या करते हैं? बातें समझ में आ रही हैं? तो कोई बहुत मुश्किल लॉ है। इसमें उन्होंने जिस चीज को फॉलो अप किया वो था इन तमाम एलिमेंट्स का क्या? एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट्स। क्योंकि जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई थी
तो एटम से रिलेटेड जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी इसके बारे में बातचीत की जा रही थी वो था एटॉमिक मास। बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है जनाब, अजान हो जाए 1-2 मिनट फिर कंटिन्यू करता हूँ इस टॉपिक को। क्या नोट डाउन कर सकते हैं हम लोग? पेज नंबर 58 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 58। टॉपिक है 4.1 डॉबेरिनर्स क्लासिफिकेशन। आसान है, रीड कर लेते हैं। In 1829, Johann Dobereiner noticed that of the three elements with very similar chemical behavior, that is calcium, strontium, and barium, the atomic mass of the middle element, that is strontium, is the arithmetic mean of the other two. This led him to call this group of three elements a triade and propose the law of or rule of triade, which states that central atom of each set of triad has an atomic mass, had an atomic mass almost equal to the arithmetical mean of atomic masses of other two elements. This rule or law cannot be extended to the classification of all elements because it is true only in the cases of very few elements only. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये रूल था सिर्फ पहले कुछ एक सेट्स ऑफ एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल, बाकी सब पे एप्लीकेबल नहीं। ये इसके फेलियर की वजह थी, वरना स्टेप एक बहुत अच्छा लिया गया था। सही। आइए बात करते हैं अगले रूल, इसे कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इस टॉपिक पर आज की डेट डाल दें और आज का दिन भी लिख दें, ट्यूसडे। सबको डॉबेरिनर लॉ ऑफ ट्राइड समझ आया? 1829 में लॉ प्रपोज हुआ। चलिए ना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सबसे पहला रूल जो हमने पढ़ा उसका नाम क्या था? डॉबेरिनर्स लॉ ऑफ ट्राइड, और उसमें हर मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास अपने ही ग्रुप के ट्राइड के दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का अरिथमेटिक मीन। सही। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था?
उस वक्त तक जो आपके पास ग्रुप 8A के एलिमेंट्स ना वो डिस्कवर नहीं हुए थे। एक पैटर्न बना था हमारे पास एलिमेंट्स का कि पहली बार न्यूलैंड ने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बिहाफ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, यानी जिसका मास सबसे कम उसे पहले लिखा। अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ये काम किया किसने? न्यूलैंड ने। लिथियम का मास सबसे कम, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन उसमें डिस्कवर नहीं हुआ था, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन नहीं था उस वक्त डिस्कवरी बता रहा हूं, एंड कैल्शियम। उस वक्त तक नोबेल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था? मिस्टर न्यूलैंड ने कहा द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज इक्वल्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट वन। यानी हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से क्या होगी? मैच होगी, सिमिलर होगी। ऑक्ट का मतलब क्या होता है? लेकिन ये ऑक्ट कोई आम बात नहीं है। अक्सर जो लोग गायकी करते हैं ना, सुर लगाते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा, मजाक नहीं है, ये 8 सुर है आपके पास। और अगर इसी को आप कॉर्ड्स में डिफाइन कर दें, यानी जो लोग गिटार प्ले करते हैं या पियानो प्ले करते हैं, तो उसके अंदर भी इन कॉर्ड्स के नाम होते हैं। और जो आपके पास नोट्स होते हैं वो आपके पास होते हैं ए शार्प, बी फ्लैट, सी शार्प, सी फ्लैट नहीं होता, फिर डी शार्प। इस तरह ये मिला के कोई 8 नोट्स बनते हैं आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के। समझ आ रही है बात? जो लोग गिटार बजाते हैं उसके भी अपने फॉर्मूले फिर बड़े मजे से समझते हैं। गिटार बजाना, पियानो बजाना आसान है। पियानो में 9वां नोट भी होता है, एफ नोट होता है, लेकिन गिटार में और जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनमें 8 नोट्स होते हैं। सही है। फिलहाल इनका ग्रीक में कुछ और नाम भी है, वो मेरे ध्यान से निकल गया। ग्रीक वाले ने अपने एतबार से बोलते हैं, हम सब कॉन्टिनेंट वाले ने कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, 8 नोट्स बनते हैं। सही है। तो कहते हैं इस तरह किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में 8 नोट्स होते हैं ना, इसी तरह हर पहला नोट जो है वो 8वें नोट पे ऐड होता है। आप बोलेंगे सर कैसे? इसी को उल्टा करते हैं, धानी सा पा मा गा रे सा, उल्टा करते हैं। सही है ना। तो जिस तरह सारे गामा पा धा नी सा है, इस तरह धानी सा पा मा गा रे सा है। समझ में आ रही है बात? तो पहला नोट 8वें नोट से क्या हो रहा है, मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसी तरह न्यूलैंड ने यही चीज फॉलो अप की। सही काम करते हैं। सही 8वें नोट से धानी सा प्रैक्टिस करते हैं। क्या देंगे? अगर लिथियम पहला नोट है, अगर बोरॉन मेरा पहला नोट है, तो उसका अल्फा नोट कौन होगा? एल्युमिनियम। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह कह रहे हैं अगर फ्लोरीन मेरा पहला नोट है, उसका 8वां नोट कौन होगा? क्लोरीन। तो सबसे पहला काम तो ये किया मिस्टर न्यूलैंड ने कि उन्होंने एटॉमिक मासेस को असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, जिसका मास सबसे कम वो पहले और जिसका मास सबसे ज्यादा वो बाद में। तो ये कोई 16 एलिमेंट कुछ नहीं है। सर हीलियम और हाइड्रोजन का भी तो मास कम होता है। हम आपसे ये कह रहा हूं उस वक्त तक हाइड्रोजन को तो हटा दें, हीलियम उस वक्त तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, मतलब अरेंज नहीं किया गया था प्रोडक्टिव। एक मिनट दीजिए। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। कामरान भाई मेरे वालिद साहब जो है वो फोन हाँ भाई, तो यहाँ तक तो बात समझ में आई। अब जरा रूल पे गौर करिएगा क्या कह रहे हैं मिस्टर न्यूलैंड। न्यूलैंड कह रहे हैं इन अ ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स, कह सकते हैं आप। सही है। द प्रॉपर्टीज ऑक्टेव भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ 16 एलिमेंट्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट।
बात समझ में आ रही है? इस रूल की अच्छी बात क्या थी, डॉबेरिनर से अच्छी बात क्या थी कि इसने छोटे छोटे ट्राइड्स के अंदर या छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज नहीं किया था, बल्कि इसने एक वास्ट कॉन्सेप्ट दिया था प्रोडिसिटी का। प्रोडिसिटी का मतलब रेगुलरिटी का। और रेगुलरिटी क्या थी? पहली बात तो ये रिपीटिंग क्या चीज हो रही थी भाई, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी। दूसरी बात क्या थी कि इसने प्रोडिक पैटर्न बनाया था, मतलब इसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस की बिहाफ पे अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रॉम लोअर एटॉमिक मास टू हायर एटॉमिक मास या हैवियर एटॉमिक मास। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। दूसरी बात, ये बात वैलिड भी प्रूव हो रही थी कि हर पहला एलिमेंट जो आप उठा लें उसकी प्रॉपर्टी आठवें एलिमेंट से क्या होगी, सिमिलर, यानी पेयर बन रहे थे एलिमेंट्स के ऑटोमेटिकली। पर एक मसला आ गया था, वो क्या, उस वक्त तक नोबेल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं थी। दूसरी बात की ये जो रूल था वो शुरू के सिर्फ कुछ 16 से एलिमेंट्स या 20 एलिमेंट्स पे ही एप्लीकेबल था, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं। ये एक फ्लॉ था। उसके बाद हमें पता है कि बीच में ट्रांजिशन मेटल्स अब मौजूद हैं आज के दौर में, हमें पता है उनके बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। तो आइए इस चीज को डिस्कस करते हैं आपकी बुक से। In 1863, John Newland, a London industrial chemist, proposed Newland's law of octaves, which states that if elements are arranged in the order of increasing atomic masses, the eighth element starting from a given one has similar properties as first one. That is, its properties are a kind of repetition of the first, like the eighth note in an octave of the म्यूजिक। इसका मतलब मैं जो बात कर रहा था वो बात एमी नहीं थी, इसने म्यूजिकल पैटर्न पे ही चीजों को अरेंज किया था। बातें समझ में आ रही? कहानी आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम इज 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। अभी हमने काउंट किया था ना, सोडियम इज 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम and has similar properties. Magnesium is 8th element from beryllium and has similar properties. This arrangement of elements for the first time brought to the light existence of periodicity. That is the recurrence or application of chemical and physical properties at a regular interval, and provided a great idea towards the development of modern periodic table. This law failed because it held good for the first 16 elements but did not work after 17 elements. Moreover, hydrogen was not included in this sequence. अब बात समझ में आ रही फेलियर जी? Similar properties क्या होते हैं? जैसे कि प्रॉपर्टीज से मुराद है केमिकल फिजिकल दोनों। फॉर एग्जांपल, जो आपके पास लिथियम और सोडियम है, जब इन्हें आप पानी में डालेंगे तो ये मिलकर हमेशा हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे, लिथियम का हाइड्रोक्साइड और सोडियम का हाइड्रोक्साइड। कार्बन और सिलिकॉन है, इनकी खास बात है कैटिनेशन करते हैं, अपने ही जैसे एलिमेंट से बॉन्डिंग करते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन कलरफुल गैसेस हैं और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, एक जैसा बिहेवियर रखती हैं। ऑक्सीजन और सल्फर भी कुछ ऐसे ही हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस भी कुछ ऐसे ही हैं, नॉन मेटल्स हैं। बातें समझ में आ रही हैं? तो इन प्रॉपर्टीज से मुराद है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। बाकी इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कुछ हद तक एक ट्रेंड में होते हैं, एक जैसे होते हैं। फिर जितने भी मेटल्स हैं वो सबके सब इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सबके सब क्या हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं। कोई डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोटोमिक में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनकी वैलेंसीज 3 होती हैं। यही हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मजीद आगे चल के। यही तो बात की जा रही है कि न्यूलैंड ने पहली बार सही मायनों में periodicity वर्ड का हक अदा किया और इस चीज की एक्सप्लेनेशन दी कि एलिमेंट्स कैसे एक जैसी प्रॉपर्टीज रख सकते हैं। ये एक अच्छा प्रोडक्ट टेबल था, एक प्रोडक्ट टेबल की अच्छी टेबुलर फॉर्म थी। पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि एलिमेंट्स को प्रोडक्ट फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है। पर ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि हर 7वें एलिमेंट के बाद, यानी 16 के बाद 17वें एलिमेंट पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं थी। नोबेल गैसेस भी इसमें शामिल नहीं थी, हाइड्रोजन को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया। बात समझ में आ रही? इसका कतई मकसद नहीं है बुरा टेबल था। डॉबेरिनर ने भी अपनी जगह सही मेहनत की, न्यूलैंड ने भी अपनी जगह सही मेहनत की, पर जो ओवरऑल इज्मा हुआ, लोगों का कंक्लूजन हुआ, वो आज के मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल पे सेटल। ये बात सबको समझ में आती है? इसके बाद मार्केट में एक और हजरत आए, उनका नाम था लॉदर मेयर। क्या नाम था? लॉदर मेयर। सही है। अब तक जो दोनों साइंटिस्ट थे, इनसे पहले भी जो साइंटिस्ट थे, इनका तस्करा नहीं किया गया, या फिलोसफर्स कह लें या केमिस्ट कह लें, वो जिस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे वो था एटॉमिक मास। क्या था? एटॉमिक मास। मिस्टर लॉदर मेयर ने आके कई और प्रॉपर्टीज को छेड़ दिया। उन्होंने कहा हम एलिमेंट्स को और हवालों से भी अरेंज कर सकते हैं, जिसमें एटम के वॉल्यूम्स, एटम के मासेस, उनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, उनका मेलेबल नेचर, ये सारे फिजिकल ये सब शामिल थी। अब मुझे बात बताएं, लोग जो है वो एक डिश सही से बना नहीं पा रहे खाने की।
अच्छी बात है, और डिच हो सकता है कोई एक अच्छी निकल जाए, लेकिन क्या कंट्रोल हो पाएगी वो चीज कि एक चीज सही से परफॉर्म हो नहीं पा रही है, आप दूसरे पे हाथ डाल दें, है ना? एक मैसी काम हो जाएगा ना। तो लॉजिमिन ने सोच तो अच्छी रखी, उसने कहा यार यहाँ से नहीं हो रहा, कुछ और डायरेक्शन देखते हैं, किसी और पैमाने से टेबल को एक्सप्लेन करते हैं। एटॉमिक मासेस के जरिए ही 1869 के अराउंड ये काम हुआ था, देखिए सही है ना, 1869। दूसरी बात ये कि 1869 में ही एक और फर्क मिस्टर मेंडलीव ने अराउंड 1869 और 1870, अगर मेंडलीव का भी सेम ईयर ऐसे ही है ना, 1869 ना ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का फर्क था अपने एक और पीरियोडिक टेबल, है ना। तो ये फर्क था मंथ्स का, ठीक है ना। यानी इन्होंने पहले प्रपोज किया लॉदरमैन ने, और मेंडलीव सॉरी मेंडलीव ने पहले प्रपोज किया, लॉदरमैन ने उसके बाद प्रपोज किया। इशू ये हुआ कि जो मेंडलीव की आपके पास पब्लिकेशन थी ना, वो बहुत सॉलिड थी, अभी हम पढ़ेंगे। और जो लॉदरमैन की पब्लिकेशन थी, बातें उसने भी करेक्ट कही थी, लेकिन मेंडलीव के मुकाबले में वो मेयारी साबित हुआ, लिहाजा बहुत ही बुरा हाल हुआ लॉदरमैन क्लासिफिकेशन का। थी बहुत अच्छी, एप्रिसिएशन के लायक थी, लेकिन मेंडलीव ने एक टेबल बना के पेश कर दिया था पहले 56 से 60 एलिमेंट्स का, इसे मेंडलीव टेबल कहते हैं, जबकि लॉदरमैन ने सिर्फ जो है वो वेरिएशन शामिल थी। तो लोगों ने कहा रादर देन दिस हम मेंडलीव को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो वैलिड प्रूफ पेश कर रहा है हर चीज की। फिर वही बात है कि मेंडलीव का प्रोडक्ट टेबल बहुत वैलिड साबित हुआ, जो उसके फ्लॉज थे वो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में वेरिएट कर दिए गए। आप कह सकते हैं कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल जो आज हम शक्ल देख रहे हैं ना, उसका ओरिजिन कौन है? मेंडलीव प्रोडक्ट। बातें समझ में आ रही? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यही चीजें कवर अप करेंगे। ऑलमोस्ट आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने प्रोडक्ट टेबल का इंट्रोडक्शन पढ़ा, ग्रुप्स ऑफ पेयर्स के बारे में पढ़ा, थोड़ी नोहावली कितनी फैमिलीज होती हैं, फिर हमने ये पढ़ा कि लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन, सॉरी हमने फिर ये पढ़ा डॉबेनिनल लॉ ऑफ राइट क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है, लॉदरमेयर और मेंडलीव का हमने कंपैरिजन डिस्कस किया है, इसे डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह अजीज। मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में, अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।